एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र द्वारा आयोजित इस आज के बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है आयुर्वेद सत्वावजय। अच्छा, तो आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है, दैवोपाश्रय, युक्तियोपाश्रय और सत्वावजय। सत्वावजय मतलब अपने सत्व के ऊपर, मन के ऊपर काम करने का। आप देखेंगे कि ज्यादातर बीमारियां जो है मतलब 80 से 90% बीमारियां है ये साइकोसोमैटिक होती है, यानी बॉडी इन्वॉल्व होती है लेकिन उसके साथ मन भी इन्वॉल्व रहता है, तो इसकी वजह से ज्यादा बीमारियां होती है। देखिए, हमारे मन में अगर किसी के प्रति कटु भाव है तो हमारी सेल उसको अपोजिट केमिकल जैसा ट्रीट करती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ दोषों का, कुछ तत्वों का इम्बैलेंस होता है, उससे मैक्सिमम बीमारी होती है। तो इस विषय पे आज के जो हमारे प्रमुख वक्ता है, जो दादर मुंबई के जाने माने सत्वावजय चिकित्सक है, वो हमको बहुत डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो उनका मैं अल्प परिचय करके देता हूँ। वैसे उनका परिचय आपको इस वेबिनार के थ्रू अगले 1 घंटे में होने वाला है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी बोल के उनका एक परिचय मैं आपको करके देता हूँ। यश जी वेलंकर, इन्होंने मास्टर्स किया है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, ये एमए फिलोसॉफी है, और सत्वावजय थेरेपिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट वो काम करते हैं। जो एजुकेशन विच कंडक्ट सर्टिफिकेट इन आयुर्वेद सत्वावजय कोर्स। उसके बाद इन्होंने एक एंड्रॉइड ऐप भी डेवलप किया है। इन्होंने मराठी के अंदर 9 बुक्स लिखी है, इनकी काफी ज्यादा बुक है। उनके उनमें से एक जो बुक है उनका ध्यान विज्ञान, उसको प्रेस्टिजियस सोनोपंत दांडेकर अवार्ड में मिला है 2017 में। और वो ये जो लोकमत पेपर होता है उनके, उसके अंदर एक कॉलम होता है, उसके राइटर भी है और उनके कई लेख उसमें प्रकाशित भी हो चुके हैं। और कॉर्पोरेट्स के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के काफी वर्कशॉप मुंबई में और अन्य जगह भी लेते हैं, कई बार नागपुर में भी आते हैं। ये बहुत ही अच्छे राइटर, प्रोड्यूसर एंड परफॉर्मर्स हैं। और इनके दिल की बात ऑन हार्ट हेल्थ अवेयरनेस, तुमच्या आमच्या घरात ऑन रिलेशनशिप, इस पे टॉक शो भी हो चुके हैं। ये बेसिकली तो सिंधुदुर्ग से है लेकिन दादर मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं, इनका परिचय वैसे बहुत लंबा है लेकिन मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, और आगे का यश जी वेलंकर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन एवं वक्तव्य शुरू करें। थैंक यू। धन्यवाद सर। मेरा ये सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपसे वार्तालाप करने की ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जैसा मेरे परिचय में बताया, मैं बीएमएस यानी कि आयुर्वेदाचार्य हूँ और उसके बाद मैंने साइकोथेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो आज हम जिस आयुर्वेद सत्वावजय के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी एक साइकोथेरेपी यानी कि मनोचिकित्सा है, जो आचार्य अपने चरकाचार्य, सुश्रुताचार्य, वाग्भटाचार्य इन्होंने अपने संहिता में बताई है। लेकिन अपने सोसाइटी में साइकोथेरेपी इस बारे में भी बहुत कम जानकारी रहती है। इसीलिए मैं प्रास्ताविक साइकोथेरेपी क्या होती है और आधुनिक काल में साइकोथेरेपी कैसी उसकी शुरुआत हुई, ये 5-10 मिनट में बताऊंगा। और बाद में आयुर्वेद ग्रंथों में जो कुछ इस सत्वावजयी साइकोथेरेपी के बारे में जो कुछ रेफरेंसेस है, वो दिखाकर आज के काल में हम हर एक व्यक्ति ये सत्वावजयी चिकित्सा अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, और सत्वावजयी थेरेपिस्ट जो कोई वैद्य होता है उसके पास कब जाना आवश्यक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लास्ट के 10-15 मिनट आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, मनोचिकित्सा के बारे में बहुत से लोगों को इतनी जानकारी होती है कि हिप्नोथेरेपी ये एक मनोचिकित्सा है। तो वो जानकारी ठीक है, लेकिन हिप्नोथेरेपी हर एक व्यक्ति को यूजफुल नहीं होती। तो इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ने 125 साल पहले यानी कि 1890 में वो डॉक्टर हुए और उन्होंने मनोरोग में काम करने का डिसीजन लिया। तो उस समय ये जो मनोरोग होते थे वो 2 क्राइटेरिया में बांटे जाते थे, एक साइकोसिस और दूसरा न्यूरोसिस। तो आज हम जिसे इमोशनल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि आज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या हिस्टेरिया जिसे कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, ऐसे जो कुछ डिसीज है उन्हें न्यूरोसिस ऐसा बताया जाता था। तो सिगमंड फ्रॉइड ने उन पे काम करना शुरू किया, लेकिन उससे ये एहसास हुआ कि ऐसी जिसे एंजाइटी है वो हिप्नोटाइज नहीं होता, क्योंकि हिप्नोटाइज होने के लिए बहुत ही ध्यान देने का जो कुछ कौशल है वो बहुत ही अच्छा होना आवश्यक होता है, और एंजाइटी होती है तो एकाग्रता बहुत ही डिफिकल्ट होती है, तो वो आदमी हिप्नोटाइज नहीं होता। इसीलिए हिप्नोटाइज सीखने के बावजूद सिगमंड फ्रॉइड ने कोई अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट शुरू किए, और उससे ही आधुनिक काल में ये मनोचिकित्सा यानी कि साइकोथेरेपी ये विकसित हुई। तो सिगमंड फ्रॉइड ने पहली जो कुछ साइकोथेरेपी निर्मित की उसे उन्होंने साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण ऐसा नाम दिया। आज ये थेरेपी यूज नहीं होती, लेकिन ये नींव का पत्थर है साइकोथेरेपी में। आधुनिक साइकोथेरेपी जो कुछ है उसमें मनोचिकित्सा में साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण ये पहली साइकोथेरेपी थी। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके आज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऐसी एक साइकोथेरेपी यूज हम भी करते हैं। दूसरी तरह की साइकोथेरेपी उसी समय उस पे एक्सपेरिमेंट होने लगे, और बाद में वो जिन्हें फोबिया है, एंजाइटी है, उनके लिए वो इस्तेमाल होने लगी, उससे बिहेवियर थेरेपी ऐसा कहने लगे, वर्तन चिकित्सा। तो आज भी आप बिहेवियर थेरेपिस्ट ऐसा देख सकते हैं। तो जिन्हें कोई भी चीज फोबिया होता है, डर होता है, लिफ्ट का फोबिया, क्राउड का फोबिया, ऊंची जगह का फोबिया, बाहर कई स्ट्रेंज पर्सन से मिलने का फोबिया, स्टेज फोबिया, ये सब फोबिया अपने मन में जो कुछ कंडीशनिंग होता है उसके कारण होता है, और वो जो कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो ये बिहेवियर थेरेपी में हम चेंज कर सकते हैं। आज प्राणियों को भी सर्कस में जो कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है वो भी ये बिहेवियर थेरेपी है। उसमें अच्छा किया तो रिवॉर्ड और गलत किया तो पनिशमेंट, ऐसा ये बिहेवियर थेरेपी के टूल्स होते हैं। तो बच्चों को भी आप जब कोई रिवॉर्ड देते हो या उन्होंने कुछ बुरा काम किया तो उसे पनिश करते हो, वो भी बिहेवियर थेरेपी पे बेस्ड है। तो बिहेवियर थेरेपी ये दूसरी मनोचिकित्सा है। लेकिन ये बिहेवियर थेरेपी मन में जो विचार आते हैं उसके बारे में कोई नहीं कर सकती, इसीलिए ये फोबिया के पेशेंट को ट्रीट कर सकती है, लेकिन डिप्रेशन उसमें ये अधिक यूजफुल नहीं होती। इसीलिए 1960s में दो साइंटिस्ट ने विचार पे काम करने वाली मनोचिकित्सा वो निर्मित की। तो उसमें एक साइंटिस्ट डॉक्टर थे, वो भी पहले बिहेवियर थेरेपिस्ट थे, डॉक्टर एरॉन बेक। इसी साल में उनका देहांत हुआ जब वो 100 साल के थे। तो उन्होंने ये कॉग्निटिव थेरेपी ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मन में जो कुछ विचार आते हैं, डिप्रेशन में एक तरह के पैटर्न के विचार आते हैं, मैं यूजलेस हूँ, मुझे कोई सक्सेस मिला ही नहीं, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कोई हेल्प नहीं करता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, मैं होपलेस हूँ। इसी तरह के विचार बार बार आते हैं, और उसी के कारण विषाद, औदासीन्य, डिप्रेशन आता है। तो ये विचार चेंज करने की थेरेपी, इसे ही कॉग्निटिव थेरेपी यानी कि चिंतन थेरेपी या बोधन थेरेपी, ये और एक मनोचिकित्सा है। वैसी ही एक मनोचिकित्सा है जिसका आप नाम आपने सुना होगा, वो है REBT यानी कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। वो भी एक मनोचिकित्सा है। अल्बर्ट एलिस उन्होंने इस चिकित्सा की शुरुआत की। तो इस चिकित्सा में ऐसे जो कुछ विचार आते हैं वो क्यों आते हैं, तो कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम अपनी होती है। तो वो बिलीफ सिस्टम चेंज करने का जो कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है वो है रैशनल इमोटिव थेरेपी। तो ये
थेरेपी डिप्रेशन के लिए लाभदायी होती है, लेकिन फोबिया के लिए लाभदायी नहीं होती। तो कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, इसका इंटीग्रेशन करके आज थेरेपी यूज की जाती है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। साइकोलॉजी के स्टूडेंट को जो बीए के बाद एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वो स्टूडेंट को ये थेरेपी सिखाई जाती है। 2000 के बाद ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है उसके भी लिमिटेशंस मालूम हुए, और उसके बाद ध्यान का इस्तेमाल साइकोथेरेपी में होने लगा, और उसके भी बहुत सी साइकोथेरेपीज अब डेवलप हुए हैं। उसमें एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी या माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपीज, ऐसे थेरेपीज है। तो ये सब मनोचिकित्सा है, ये सब आधुनिक काल में निर्मित हुए मनोचिकित्सा है। और ये सब चिकित्सा अपने जो कुछ इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, इसके लिए बहुत ही लाभदायी है। वैसे ही ये इमोशन यानी कि स्ट्रेस के कारण शरीर में जो कुछ बीमारियां होती है, जैसे माइग्रेन, ग्रहणी यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज टाइप 2, ऐसी जो कुछ बीमारियां हैं उन्हें उस पर भी वो जो कुछ का मूल कारण है, मूल हेतु है, वो है स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ऑडियो शुरू विनती करता हूँ कि वो अपना ऑडियो बंद कर दे। हाँ, तो ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो कम करने के लिए, वो मैनेज करने के लिए भी, इमोशनल डिसऑर्डर्स दुरुस्त करने के लिए ये साइकोथेरेपी यानी कि मनोचिकित्सा का इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही आयुर्वेद में भी एक मनोचिकित्सा बताई गई है, और मैं अब वो जो आयुर्वेद में मनोचिकित्सा बताई गई है वही है सत्वावजय। तो उसके बारे में जो कुछ अपने ग्रंथों में जो कुछ रेफरेंसेस है वो मैं अब शेयर करूंगा, और वो हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी? हाँ साहब, दिख रही है। हाँ, तो आयुर्वेद में जैसा अभी सर ने बताया, ये चिकित्सा के 3 प्रकार बताए हैं, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। तो सत्वावजय का डेफिनेशन चरकाचार्य ने दिया है, अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। तो इसीलिए ये मानस चिकित्सा है, यानी कि इसमें कोई भी ड्रग यूज नहीं किया जाता। ये सिर्फ मन का निग्रह कैसा करना चाहिए, अहितकारी अर्थों से दूर रहने के लिए मन का निग्रह कैसा करना चाहिए, ये हम वैद्य, थेरेपिस्ट क्लाइंट को सिखाते हैं। तो साइकोथेरेपी जो मैंने यस सर, जस्ट अ मिनट। आपका ना सिर्फ मोबाइल स्क्रीन दिख रहा, पीपीटी शेयर नहीं हुआ है अभी तक। तो आप शेयर कर सकते हो? हाँ ठीक है, चलेगा। तो जब आप शेयर कर सकते हो मुझे बताओ, तो मैं वो जो कुछ रेफरेंसेस है वो आपको दिखा सका हूं। तो मनोचिकित्सा ये एक तरह के अपने जो कुछ इमोशंस है और विचार है उसमें तैरने का स्किल है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति को इससे परिचय करना चाहिए, क्योंकि अपने मन में विचार आते हैं, वैसे ही भावना आती है, फीलिंग्स आते हैं, गुस्सा, डर, उदासी, आनंद, सुख, विषाद, प्रेम, ये सब भावना है।
और ये सब भावना होना नेचुरल है, लेकिन जब ये भावनाओं की इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी कि डर की इंटेंसिटी, एंजाइटी की इंटेंसिटी या विषाद की इंटेंसिटी, तो उस समय उस आदमी को ये जो साइकोथेरेपी है उसका लाभ लेना चाहिए। तो साइकोथेरेपी में कोई भी दवा नहीं दी जाती। आज साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी कि एंजाइटी, पैनिक अटैक या स्किज़ोफ्रेनिया में भी दवा दी जाती है। तो दवा का रोल क्या है? दवा का रोल है जैसे कोई आदमी समुद्र में, ठीक है, थैंक यू, जैसे कोई पिछली साइड, हाँ, तो जैसे कोई इंसान अगर समुद्र में डूब रहा है तो उसे लाइफ जैकेट का जो कुछ रोल होता है, अगर वो लाइफ जैकेट पहनता है तो वो डूबता नहीं है। तो दवा का रोल वैसे ही लाइफ जैकेट जैसा है, लेकिन वो लाइफ जैकेट हमेशा पहनना ठीक नहीं होता। अगर वो हमेशा पहनता रहता है तो स्वयं वो स्विमिंग नहीं कर सकता। तो जब उसे होश आती है और वो स्विमिंग कर सकता है, हाथ पांव हिला सकता है, तो उस समय उसे स्विमिंग का स्किल सिखाना चाहिए। वैसे ही जब कोई इंसान अपनी इच्छा से कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए ये चूज कर सकता है, तो वहां हम ये सत्वावजय चिकित्सा उसे दे सकते हैं और उसकी जो कुछ तकलीफ है वो कम कर सकते हैं। तो मनोनिग्रह में ध्यान देना, कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ नहीं ध्यान देना चाहिए, ये एक बात होती है। वैसे ही कौन सा विचार करना चाहिए और कौन सा विचार नहीं करना चाहिए, ये भी मनोनिग्रह की बात होती है। और कौन सी कृति करनी चाहिए और कौन सी कृति नहीं करनी चाहिए, इसमें भी मनोनिग्रह आवश्यक होता है। और आज के समय में ये मनोनिग्रह का ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं दिया जाता है। इसीलिए आज के युग में ये सत्वावजय हर एक घर में जाने चाहिए। तो आयुर्वेद में ये बताया है कि रोग कहाँ होते हैं, तो रोग का आश्रय दो है, शरीर और सत्व। सत्व यानी कि मन। तो शरीर में भी व्याधि होती है जो आप परिचित है, वैसे ही सत्व में भी व्याधि होती है। तो ये जो सब इमोशनल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ये सत्व की व्याधि है। एंजाइटी है, फोबिया है, स्ट्रेस है, ये सब सत्व की व्याधि है। नेक्स्ट, अब शरीर की जो व्याधि होती है वो किस कारण होती है, तो वायु, पित्त और कफ, ये जो शरीर दोष है उसमें जब इम्बैलेंस होता है, विकृति होती है, तो शरीर दोष विकृत होते हैं और शारीरिक व्याधि होती है। लेकिन चिंता क्यों होती है, तो वो रज और तम, ये जो दोष, त्रिगुण में जो दो दोष है रज और तम, वो मानस रोग के कारण है। यही अपने चरकाचार्य ने बताया है। नेक्स्ट, तो पहले प्रशाम्यति औषधे पूर्व, तो जो पूर्व यानी कि जो शारीर दोष है उसका प्रशमन करने के लिए, शमन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, औषध आवश्यक है। और वो औषध होता है दैव और युक्ति व्यपाश्रय। तो युक्ति व्यपाश्रय आप परिचित है, जो कुछ दवा दी जाती है या पंचकर्म किया जाता है, वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा भी आयुर्वेद में बताई है, यानी कि कोई मंत्र का जप, कोई रत्न का यूज करना, ये सब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है। तो ये शरीर दोष दूर करने के लिए आवश्यक है। लेकिन चरकाचार्य ने बताया है मानस के जो कुछ दोष है वो दूर करने के लिए दैव और युक्ति व्यपाश्रय पर्याप्त नहीं है। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो ये टूल्स बताइए है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, ये टूल्स है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। जब किसी को एंजाइटी होती है, डर होता है, तो उस समय वो डर कम करने के लिए
ये जो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि ये जो टूल्स है वो यूज करने चाहिए, और ये यूज करने की जो कुछ चिकित्सा है वही सत्वावजय चिकित्सा है। तो इसीलिए चिंता कम करने के लिए सिर्फ दवा पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सत्वावजय चिकित्सा आवश्यक है। नेक्स्ट, तो आयुर्वेद में बताया है जो कुछ दुख व्याधि निर्माण होते हैं, शरीर के व्याधि या मन के व्याधि, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपकम। सर्व दोष, शारीरिक दोष, वात पित्त कफ और मानस दोष रजतम, ये प्रकोप कौन करता है? प्रज्ञापराध करता है, प्रज्ञापराध करता है। तो प्रज्ञापराध यानी कि क्या होता है? तो धी, धृति और स्मृति ये विभ्रष्ट होने के कारण जब इंसान अहितकारक कर्म करता है, तो आलू बोंडे अधिक नहीं खाने चाहिए लेकिन वो खाता है, वड़ा भात अधिक जो जो स्पाइसी है वो कम खाना चाहिए लेकिन वो अधिक खाता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए वो करता नहीं है। तो जो कुछ कर्म अशुभ कर्म है वो करने के कारण ही प्रज्ञापराध, उसे ही प्रज्ञापराध कहते हैं, और उससे ही शरीर और मानस दोष होते हैं। सारे दुख ये प्रज्ञापराध के कारण होते हैं, और सत्वावजय चिकित्सा में हम ये प्रज्ञापराध ही दूर करते हैं। तो हम अपने पेशेंट को, क्लाइंट को ये धी, धृति और स्मृति ये जो विभ्रष्ट होती है वो फिर से कैसी उसकी स्थापना की जा सकती है, इसका ही ट्रेनिंग हम देते हैं, जिससे हम काउंसलिंग या समुपदेशन कहते हैं। इसीलिए ये मानस चिकित्सा है। तो मानस चिकित्सा में काउंसलिंग यूज होता है। तो सत्वावजय चिकित्सक अपने पेशेंट को ये धी, धृति और स्मृति के बारे में जानकारी देता है और उसे वो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब हम ये धी, धृति और स्मृति ये क्या होती है और हम अपनी लाइफ में इसे कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, तो ये सब मनोविकार है। तो ये मनोविकार, ये जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है, ये आज का ही मनोविकार नहीं है, आज वो बढ़ने लगा है, लेकिन पुराने काल में, चरकाचार्य के काल में भी ये मनोविकार थे। तो कौन से मनोविकार है? ईर्ष्या, शोक यानी कि डिप्रेशन, भय यानी कि फोबिया, क्रोध यानी कि इम्पल्सिव एंगर, मान यानी कि अहंकार ज्यादा होना, द्वेष, ये सब मनोविकार है और ये प्रज्ञापराध के कारण होते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ होना है, अपनी शारीरिक बीमारियां भी ठीक करनी है, तो ये प्रज्ञापराध दूर करके ये मनोविकार को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट, नहीं, हाँ, तो ये बुद्धि विभ्रंश है। क्या है बुद्धि विभ्रंश? विषय में अधिक रत होने के कारण हितकारी और अहितकारी क्या है ये बुद्धि को मालूम ही नहीं होता, इसे बुद्धि विभ्रंश कहते हैं। तो कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये जब इंसान को मालूम नहीं होता तो उसे बुद्धि विभ्रंश कहते हैं। तो वैद्य जो कुछ आपको बताता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, उपदेश करता है, तो उस समय वो बुद्धि विभ्रंश दूर करता है कि इतने समय ही खाना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए, ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। ये सब बुद्धि विभ्रंश दूर करने के लिए आवश्यक होता है। तो वैसे ही अपने जो कुछ इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं वो क्यों होते हैं? तो अपने आचार्य ने बताया है और अब न्यूरोसाइंस में भी ये मालूम हुआ है कि हम अधिक समय तक विचार करते रहते हैं। अति चिंतन, ये एक हेतु बताया है चरकाचार्य ने।
लेकिन ये ठीक नहीं है, इसकी जानकारी ही लोगों को नहीं होती। आप में से अधिक लोगों को भी ये जानकारी नहीं होगी कि हमेशा विचार करते रहना ये ठीक नहीं है, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर विचार करते नहीं रहना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो अपना ध्यान बीच बीच में वर्तमान क्षण में जो कुछ एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं उस पे देना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो उसकी टेस्ट पे ही अपना ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्नान कर रहे हो तो उस एक्सपीरियंस पे अपना ध्यान देना चाहिए। उस समय विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार करने के लिए आप सेपरेटली टाइम स्पेयर करके बैठ सकते हो। ये मालूम न होना, इसकी जानकारी न होना, ये भी बुद्धि विभ्रंश है। तो जिन्हें भी इमोशनल डिसऑर्डर है उन्हें हम ये बताते हैं कि हमेशा विचार में रहना ठीक नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग है धृति विभ्रंश। नहीं, पिछली साइड। तो ये मालूम हो गया कि हमेशा विचार करते रहना ठीक नहीं है, लेकिन विचार आते रहते हैं मन में। तो ये जो कुछ मालूम हुआ है, जानकारी हुई है, उसका नियमन नहीं होता। अहितकारी क्या है ये मालूम है। जब डायबिटीज है तो गुलाब जाम या रबड़ी अधिक नहीं खानी चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, ये मालूम है, लेकिन वो वृत्ति में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? उससे ही धृति भ्रंश, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। तो आज की बहुत सी समस्या धृति भ्रंश के कारण है। हर एक व्यक्ति को जानकारी तो बहुत है, लेकिन वो एक्टिविटी में वो जानकारी लाभकारक नहीं होती। सिगरेट पीना ठीक नहीं है ये मालूम है, लेकिन फिर भी धृति भ्रंश के कारण सिगरेट पी जाती है। तो सत्वावजय चिकित्सा में हम ये धृति विभ्रंश दूर करने के लिए, धृति मजबूत करने के लिए कोई एक्सरसाइज सिखाते हैं, बताते हैं, और वही ध्यान है, मेडिटेशन है। तो ध्यान देना, वर्तमान क्षण में ध्यान देना। आप मेरे स्पीच पे अब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन में और विचार आएंगे, वो स्वाभाविक है। जब आपको ये महसूस होता है अरे मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो फिर से आप अपना ध्यान स्क्रीन पे या मेरे स्पीच पे दे सकते हो। और ऐसा करने से धृति मजबूत होती है, क्योंकि अपने ब्रेन में एक सेंटर होता है, वो धृति का सेंटर अब ऐसा मालूम हो गया है, उसे अटेंशन सेंटर कहते हैं। तो अपने आचार्य ने ये धृति स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत से एक्सरसाइज बताए हैं, और वही हम सत्वावजय चिकित्सा में अपने क्लाइंट को, पेशेंट को वो सिखाते हैं। और एक एक्सरसाइज सिखाते हैं, और वो है स्मृति विभ्रंश दूर करने के लिए। तो प्रज्ञापराध क्या है? बुद्धि विभ्रंश है, धृति विभ्रंश है, और स्मृति विभ्रंश है। और ये स्मृति विभ्रंश ये अपनी जो कुछ परंपरा है, अपना जो कुछ स्पिरिचुअलिटी है, उसका ये देन है स्मृति विभ्रंश। लेकिन आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा प्रणाली है। तो इमोशनल डिसऑर्डर दूर करने के लिए भी ये स्मृति विभ्रंश दूर करना आवश्यक होता है। तो स्मृति भ्रंश क्या है? तो ये श्लोक में पढ़ता हूं, लास्ट 2 लाइन्स। तत्व ज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजो मोहावृतात्मनः भ्रश्यते स स्मृतिर्भ्रंशा स्मर्तव्य ही स्मृतौ स्थितम्। चरकाचार्य ने ये श्लोक लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? तो स्मृति विभ्रंश यानी कि केवल डिमेंशिया यानी कि मेमोरी न रहना, ये ठीक नहीं है। स्मृति विभ्रंश का अर्थ है तत्व ज्ञान की स्मृति न रहना। ये स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो तत्व ज्ञान की स्मृति क्या होती है? तत्व यानी कि तू वो है, वो यानी कि ब्रह्म, चैतन्य, साक्षी। तो तू सिर्फ शरीर मन नहीं है। इसकी स्मृति जब नहीं रहती और मैं सिर्फ शरीर हूं ऐसा मुझे लगता है, और शरीर में जो कुछ वेदना पीड़ा होती है उसके कारण मैं दुखी होता हूं,
उसे ही स्मृति भ्रंश कहते हैं। तो हम सत्वावजय चिकित्सा में अपने क्लाइंट को बताते हैं, अगर नी पेन है, नी जॉइंट पेन है, तो कहाँ पेन है और कहाँ पेन नहीं है, उस पे 1 मिनट तक ध्यान देना चाहिए। और जो पेन है, जो पीड़ा है, उसे साक्षी भाव से देखना चाहिए। तो साक्षी भाव यानी कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं मेरे शरीर को देख सकता हूं और उसमें जो कुछ हो रहा है उसका स्वीकार कर सकता हूं कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। शरीर से अलग होकर शरीर में जो कुछ हो रहा है उसका मैं स्वीकार कर सकता हूं। और जब मैं ऐसा स्वीकार करता हूं तो मैं स्मृति की स्थापना करता हूं, स्मृति में स्थित होता हूं। वह इससे ही मैं सिर्फ मन नहीं हूं। तो जब उदासी आती है तो उदासी कहाँ आती है? मन में आती है। लेकिन मोहवश वो इंसान कहता है मैं उदास हो गया हूं। तब हम उसे याद देते हैं कि आप सिर्फ मन नहीं है। उदास कौन हो गया है? उदास आपका मन हो गया है। लेकिन आप आपके मन में जो कुछ विचार है वो देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैं यूजलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, ये सब विचार होते हैं और उन विचारों के कारण ही विषाद आता है, वैषम्य आता है, उदासी आती है। लेकिन सत्वावजय चिकित्सा में हम अपने क्लाइंट को सिखाते हैं कि मन के जो कुछ विचार है वो आप उससे अलग होकर देख सकते हैं और उसका भी स्वीकार कर सकते हैं कि मन में इस समय उदासी है। ठीक है, कितने समय तक ये उदासी रहती है देखता हूँ। मन में इस समय भय है, तो भय के कारण शरीर में कुछ हो रहा है क्या? तो भय के कारण दिल की धड़कन बढ़ती है, सांस की गति बढ़ती है, पसीना आता है, तो वो भी देखूंगा और उसका भी स्वीकार करूंगा। तो शरीर में जो कुछ हो रहा है, मन में जो कुछ हो रहा है, उससे साक्षी भाव से देखना और उसका स्वीकार करना, यही श्रुति भ्रंश दूर करना है, यही साक्षी ध्यान है। और यही हम सत्वावजय चिकित्सा में अपने पेशेंट को 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ऐसे एक्सरसाइज देते हैं, ये सिखाते हैं। और जब वो ऐसा कर सकता है तो उसके ब्रेन में असर होता है। ये जो इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं वो ब्रेन में एक पार्ट होता है अमाइगडाला, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी के कारण ही ये सारे इमोशनल डिसऑर्डर और स्ट्रेस होता है। जब मैं साक्षी भाव में रहता हूँ और शरीर में और मन में जो कुछ हो रहा है उसका कुछ समय तक स्वीकार करता हूँ, तो मैं मेरे इमोशनल ब्रेन को ट्रेनिंग देता हूँ, हमेशा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं, कूल, चिल डाउन। और ऐसा करने से मेरी एंजाइटी कम होती है, मेरा डिप्रेशन कम होता है। और यही सत्वावजय चिकित्सा है। तो यही प्रज्ञापराध दूर करने के लिए समुपदेशन करके ये विभिन्न एक्सरसाइज सिखाकर हम क्लाइंट की, हर एक व्यक्ति की एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डर, ये सब कुछ दूर कर सकते हैं। और आप भी अपने आप प्रैक्टिस करके भी ये आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन ये दूर कर सकते हैं। और इसीलिए सत्वावजय चिकित्सा हर एक व्यक्ति को परिचित होनी चाहिए। हर एक घर घर में ये सत्वावजय चिकित्सा जानी चाहिए। नेक्स्ट। तो यह चरकाचार्य के श्लोक है। तो जो मैंने बताया, आप सिर्फ शरीर मन नहीं है तो आप कौन है? आप आत्मा भी है, आप साक्षी है। और वो साक्षी वो कैसा है? वही इसके कारण ही वो लाइफ है, चैतन्य है, वो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता। अपना शरीर नष्ट होता है। तो साक्षी ध्यान की प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय में भी शरीर का मृत्यु होने वाला है, चैतन्य आत्मा का मृत्यु ही नहीं होता। तो वो देख सकता है, मृत्यु ये भी एक क्रिया है, तो वो देख सकता है दृष्टा होकर कि शरीर की मृत्यु हो रही है और
मैं साक्षी होकर वो शरीर की मृत्यु देख रहा हूँ, तो यही सत्वावजय चिकित्सा है। तो सत्वावजय चिकित्सा अपने शरीर मन का जो दुख है वो दूर करने के लिए लाभदायी है, वैसे ही ये जो भवरोग है वो दूर करने के लिए भी वो लाभदायी है। और इसीलिए हर एक पंथ में ये जो साक्षी ध्यान है वो बताया है। तो जैन में वो जो प्रेक्षा ध्यान है, कायोत्सर्ग है, ये साक्षी ध्यान है। बौद्ध में विपश्यना है, ये वो साक्षी ध्यान है। शंकर वेदांत में शंकराचार्य बताते हैं, न मे द्वेष रागव न मे क्रोध लोभव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो साक्षी ध्यान है। तो वो साक्षी ध्यान सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं, अपने शरीर मन के दुख दूर करने के लिए भी यूज करना, यही सत्वावजय चिकित्सा है। तो ये मन का लक्षण बताया है। मन क्या है? तो ध्यान, ये भी हम मन ऐसा बताते हैं। तो आपको जब कोई ज्ञान होता है तो उस वहां मन होता है तो ही ज्ञान होता है। आपको अभी घड़ी की टिक टिक अगर सुनाई देती है तो वहां मन होता है तो ही वो घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। तो ये मन यानी कि ध्यान कहाँ देना चाहिए, ये हम सत्वावजय चिकित्सा में सिखाते हैं। नेक्स्ट, और यही टूल्स है। तो चिंता दूर करने के लिए कोई जटामांसी औषध हो सकता है, लेकिन वो परम औषध नहीं हो सकता। तो वाग्भटाचार्य ने बताया है, धी धैर्य आत्मविज्ञान मनोदोष औषधम परम। चरकाचार्य ने वही अलग शब्दों में बताया है, ज्ञान विज्ञान धृति स्मृति समाधि भी ये मनोदोष की चिकित्सा है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा और बाद में हम जो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो धी यानी कि बुद्धि, जो मैंने बताया पहले, हितकारी और अहितकारी क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो जिस बात का डर लगता है, जिस बात की चिंता लगती है, जिस कारण उदासी लगती है, तो उसका सामना करना चाहिए। उससे भाग जाने से वो जो कुछ मनोदोष है वो बढ़ते हैं, ये बुद्धि को मालूम होना चाहिए। ये हम समुपदेशन में, काउंसलिंग में करते हैं। लेकिन वो सामना करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो जैसा मैंने बताया कि दिल की धड़कन बढ़ी है डर के कारण, तो धैर्य के साथ देखना चाहिए कहाँ धड़कन बढ़ी है और कहाँ बढ़ी नहीं है। तो पेट में कुछ मालूम होता है क्या, सर में कुछ मालूम हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ छाती में दिल की धड़कन बढ़ी है ऐसा महसूस हो रहा है। तो वो जो कुछ है उससे महसूस करना, उसका स्वीकार करना, ये धैर्य की बात है। तो धी धैर्य, और वो कैसा स्वीकार करना चाहिए? वो आत्मज्ञान जैसा साक्षी भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा जब आप स्वीकार करते हैं तो ये रागादि रोग, चिंता रोग यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेशन यानी कि विषाद, ये सारी जो कुछ तकलीफ है, इमोशनल डिसऑर्डर है, और वो जो बहुत बढ़ने लगे हैं, अब कोरोना का भय और उसके कारण जो कुछ स्ट्रेस हुआ है, अनेक परिवार में मृत्यु हुए हैं, तो उसके कारण ये आघातोत्तर तनाव हुआ है और उसके कारण चिंता बढ़ी है, डर बढ़ा है और शारीरिक बीमारी भी बढ़ी है। वो कम करने के लिए सत्वावजय चिकित्सा आवश्यक है। नेक्स्ट, तो सत्वावजय चिकित्सा कब लाभकारी है? तो जब उसे इंसाइट है, यानी कि वो अपनी इच्छा से ध्यान दे सकता है। तो मेजर डिप्रेशन ऐसा एक बीमारी होती है, तो वहां वो कोई भी ध्यान भी नहीं दे सकता, तो वहां सत्वावजय चिकित्सा लाभकारी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि उन्माद, उस समय मैं जो कुछ वैद्य जो कुछ बताता है वो उस पेशेंट को मालूम ही नहीं होता, तो उस समय ये सत्वावजय चिकित्सा लाभकारी नहीं है।
तो जिस पेशेंट में इसकी इंसाइट है कि मुझे कोई तकलीफ है और वो मुझे कम करनी है, वही सत्वावजय चिकित्सा लाभकारी है। नेक्स्ट। तो ये मैंने बताया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेजर डिप्रेशन या मेंटली रिटार्डेड पर्सन, इनमें ये सत्वावजय चिकित्सा यूजफुल नहीं हो सकती। लेकिन बाकी सब जो कुछ हम नॉर्मल पर्सन हैं, उनमें सत्वावजय चिकित्सा बहुत ही आवश्यक है, लाभकारी है। तो सत्व यानी कि अपना मन और सत्व गुण, तो मन में जब रजोगुण बढ़ता है तो चिंता होती है, एंजाइटी होती है। जब तमोगुण बढ़ता है तो विषाद आता है, दुख होता है, डिप्रेशन आता है। तो ये एक्सरसाइज से अपने ध्यान देने का कौशल बढ़ाकर हम सत्व गुण बढ़ाते हैं, और रज और तमो गुण कम करके सत्व गुण बढ़ाने से ये जो कुछ इमोशनल डिसऑर्डर और स्ट्रेस, ये सब दूर होते हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो सत्वावजय में हम समुपदेशन और ध्यान, इसका यूज करते हैं। तो ध्यान के बारे में मैं सिर्फ बताता हूँ और बाद में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ध्यान यानी कि कोई भी ट्रांस स्टेट हमें अपेक्षित नहीं है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ध्यान यानी कि ऐसी स्टेट कि जहां कोई भी मालूम नहीं हो रहा है, ऐसी स्टेट हमें अपेक्षित नहीं है। ध्यान यानी कि ध्यान देना, अपनी इच्छा से ध्यान कैसा देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कब ध्यान शरीर पे देना चाहिए, कब ध्यान मन पे देना चाहिए, मन में कौन से विचार है, कौन सी भावना है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। आप जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो सत्वावजय में ये ध्यान देने का जो कुछ कौशल है वो हम बढ़ाते हैं। और अब न्यूरोसाइंस में ये पाया गया है कि ऐसा ध्यान देने का कौशल, उसका एक्सरसाइज करने से अपने ब्रेन में एक सेंटर होता है, अटेंशन सेंटर, वो हम विकसित करते हैं। तो समुपदेशन ये शब्द आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन आप्तोपदेश ये शब्द चरकाचार्य ने बताया है। तो जो कुछ विकार उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न होने वाले हैं, वो शांत करने के लिए आप्तोपदेश यानी कि समुपदेशन, काउंसलिंग। तो वैद्य आपके लिए आप्त है, थेरेपिस्ट आपके लिए आप्त है। तो आप्तोपदेश और ध्यान, जो समाधि शब्द से चरकाचार्य ने यूज किया है, यही हम सत्वावजय चिकित्सा में यूज करते हैं। थैंक यू। तो अब हम डिस्कशन करते हैं। मैंने जो कुछ बताया उस बारे में आपके मन में जो कुछ सवाल है, प्रश्न है, वो आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यश वेलनकर सर, आपने बहुत ही अच्छे से सत्वावजय चिकित्सा के बारे में बताया जो काफी बेनिफिशियल है ट्रीटमेंट के अंदर, और बहुत ही कम समय में ज्यादा जानकारी देने का आपने प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा अगर किसी के मन में किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो हम चैट बॉक्स में ले सकते हैं, या हैंड रेज करके मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ गौतम जी, आप अनम्यूट कर दीजिए सबको, जिनको भी प्रश्न पूछना है। नहीं, सबको अगर अनम्यूट करते हैं तो फंबल होगा। आप जिसको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। वो हैंड रेज किया है 2 लोगों ने, कहीं 3 लोगों ने। नमस्ते, मैं अरुण टोकरावत बोल रहा हूँ। नमस्ते। मैं सूरत से हूँ। आपने जो सत्व का ज्ञान दिया था, मेरे को एक चीज जानी, जैसे अंगूठा और इंडेक्स फिंगर में एक सेंसेशन है, मोबाइल के की दबाने से प्रॉब्लम होती है, या कंप्यूटर के की दबाने या माउस को यूज करने से, बाकी कोई जगह प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्या प्रॉब्लम होती है? मतलब वो यूज करने में प्रॉब्लम होती है, यूज नहीं कर पाते।
वो आपकी अंगूठी और वो जो फर्स्ट फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर। बाकी सब काम होता है, सेंसेशन भी है, सुई लगती है पता चलता है, कुछ लगेगा पता, सब कुछ है, और वो मोबाइल पे और कंप्यूटर पे। तो एक तो संभावना ये हो सकती है कि वो प्रज्ञापराध, यानी कि आपने वो अंगूठा और इंडेक्स फिंगर अधिक यूज किया है कंप्यूटर पे और मोबाइल पे, तो उसके कारण वो ऐसा होता है। जैसे किसी को टेनिस एल्बो कहते हैं, तो वो जो एल्बो अगर अधिक यूज किया तो वहां पेन होता है, वैसे ही आपके वो तर्जन, वो जो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे में अधिक यूज के कारण वो तकलीफ हो सकती है। तो मैं वह बताऊंगा कि आपको बीच बीच में वो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को रेस्ट देनी चाहिए। उसकी जो कुछ अलग हलचल होती है, जैसे कि ये हलचल, ये हलचल, ये सब जिसे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं वो करने चाहिए। कुछ समय तक वो कोई भी यूज न करके वो उसे रेस्ट देनी चाहिए। और कहाँ पेन होता है वहां आप ध्यान दे सकते हो, और कहाँ नहीं हो सकता पेन होता उस पे ध्यान देकर उसका अगर आप स्वीकार करते हैं और बीच बीच में उसे रेस्ट देते हैं, उसे कोई ऑयल लगाकर उसे स्वेदन यानी कि गरम शेक देते हैं, तो ये जो आपकी तकलीफ है वो कम हो सकती है। आपको उस इंडेक्स और अंगूठा का ओवर यूज के कारण वो तकलीफ हो सकती है, वो ओवर यूज कम करना चाहिए। अभी डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने बोला ये पर्टिकुलर बीमारी थी जो इसका कोई इलाज नहीं है, और ये पर्टिकुलर इसी चीज के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है किधर भी, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये जो मैंने बताया अभी, और आपका ओवर यूज उसका जो है वो कम करना चाहिए। तो कुछ समय तक जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो दाएं हाथ का यूज न करके लेफ्ट हैंड, यू कैन यूज योर लेफ्ट हैंड फॉर सम टाइम, एंड वो जो इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को कुछ समय तक रेस्ट देना आवश्यक है। इसके अंदर सर ने जैसे बताया उसमें मैं एडिशन करना चाहूंगा कि इसके अंदर आप अगर पंचकर्म करवाते हैं तो इससे काफी आपको फायदा हो सकता है। जो सर ने जो आपको बोला है अभी पंचकर्म के बारे में, मसाज और स्टीम और एक मन्याबस्ती होती है, ये ट्रीटमेंट आप अगर किसी आपके नजदीक कोई पंचकर्म वाला वैद्य हो तो उसके पास से आप करवा सकते हैं, इसमें काफी फायदा हो सकता है। ये जो अपने फिजियोथेरेपी उनके पास किसी और को प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, संगीता जी और सुचिता जी। आई थिंक सुचिता जी को प्रश्न पूछना है, मैंने उनको अनम्यूट किया है। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं सुचिता गांधी पुणे से। आपने बहुत अच्छा तो मार्गदर्शन किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल था, अपने स्मृति विभ्रंश और बुद्धि विभ्रंश में बताया, दोनों में फर्क है क्या? और दूसरा क्वेश्चन ऐसा कि इससे रिलेटेड कि स्मृति विभ्रंश यानी ज्यादातर एज के बाद ही होता है ना, या बुद्धि का कैसे हो बताना थोड़ा सा। हाँ, तो स्मृति भ्रंश यानी कि आपको जो बात कर रही है उसे डिमेंशिया कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि मेमोरी न होना, और वो एज के कारण हो सकता है। वैसे ही अल्जाइमर ये जो एक डिसीज है उसमें वो जो ब्रेन सेल है वो ठीक से काम नहीं करती, उसके कारण भी वो डिमेंशिया होता है। तो ये एक तरह का स्मृति भ्रंश है। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ ये डिमेंशिया नहीं है, वो तत्व ज्ञान की स्मृति न रहना। तो मैं सिर्फ शरीर और मन नहीं हूँ, ये हमें तत्व ज्ञान में बताया है, लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहती। इसीलिए जब शरीर में वेदना होती है तो मैं दुखी होता हूँ और बहुत ही पीड़ा होती है, ऐसा शोक करता हूँ। तो इसकी स्मृति स्थापन करना कुछ समय के लिए, ये दूसरे तरह का स्मृति भ्रंश है। तो योग में भी उसे ये विवेक ख्याति ऐसा बताया है। तो मैं सिर्फ शरीर मन नहीं हूँ, उसका अवेयरनेस रहना, इसे ही विवेक ख्याति बताते हैं। तो सत्वावजय चिकित्सा में ये जो दूसरे तरह का स्मृति भ्रंश हम लेते हैं वो विवेक ख्याति ऐसी मीनिंग से लेते हैं। तो मैं सिर्फ शरीर मन नहीं हूँ, ये सिर्फ विचार करके पर्याप्त नहीं है, उसका अनुभव भी करना चाहिए।
अपने मन में जो कुछ विचार आते हैं उनसे अलग होकर उन्हें न रिएक्ट करके उसका स्वीकार करना चाहिए। जब मैं विचार करता हूँ तो तब मैं मन होता हूँ, लेकिन जब मैं मन में अपने आप आने वाले विचार को देखता हूँ तो मैं मन नहीं होता, तो मैं साक्षी होता हूँ। और ऐसा कुछ समय तक साक्षी होना, ये दूसरे तरह का स्मृति भ्रंश दूर करना है। तो आपको ये जो स्मृति भ्रंश शब्द सिर्फ डिमेंशिया ऐसा सत्वावजय चिकित्सा में ये यूज नहीं किया है, तत्व ज्ञान की स्मृति न रहना, इसे स्मृति भ्रंश ऐसा कहा है। इसके लिए उपाय क्या सर फिर, अगर कुछ? इसके लिए अल्जाइमर के लिए तो डिमेंशिया अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको अपने ब्रेन को कुछ समय तक रेस्ट भी देनी चाहिए। तो हम ऐसा कहते हैं कि अपना ब्रेन दो तरह के मोड में रहता है, एक रिमेम्बरिंग सेल्फ और एक एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। तो डिमेंशिया यानी कि जब कोई भी इंसान हमेशा रिमेम्बरिंग सेल्फ में ये काम करता है, यानी कि यादों में खोया हुआ रहता है, प्लानिंग करता रहता है, विचार करता रहता है, तो उसका जो कुछ ब्रेन का वो रिमेम्बरिंग सेल्फ के लिए जो कुछ पार्ट होता है वो ठीक से तरह से काम नहीं करता, और उसके कारण ही ये बीमारी बढ़ती है। तो उस इंसान को एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ये भी सिखाना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ यानी कि जब खाना खा रहे हो तो खाना खाना ये एक एक्सपीरियंस है, तो उसकी टेस्ट उस पे ही ध्यान देना। तो उस समय दूसरी विचार आएंगे, उससे यहाँ ये आलू बोंडा ठीक नहीं, वहां का आलू बोंडा ठीक है, लेकिन उस विचार को ज्यादा इंपॉर्टेंस न देकर अब जो कुछ मैं खा रहा हूँ उस पे अपना ध्यान बार बार देना। अगर मैं स्नान कर रहा हूँ तो स्नान के समय शरीर में जो कुछ टच महसूस होती है उस पे ध्यान देना। अगर मैं गाना सुन रहा हूँ तो अपना ध्यान बार बार वर्तमान क्षण में लाना, इसका अभ्यास ये डिमेंशिया प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही लाभदायी है। अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपके ट्रीटमेंट का नाम क्या बोला जाता है, ये सब ट्रीटमेंट्स का? सत्वावजय चिकित्सा। क्या सर? सत्वावजय, तो सत्व प्लस अवजय, अवजय मीन्स उसे विजय देना है, तो मन में सत्व। ये हर किसी को करवाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है सर? तो उसे हमारे जैसे जो वैद्य है जो आयुर्वेद में ये सत्वावजय चिकित्सा सीखे है उसके पास आपको जाना चाहिए। वो आपको अगर आवश्यक है तो कुछ दवा दे सकता है और उसके साथ साथ ये चिकित्सा भी दे सकता है। तो ये चिकित्सा ये साइकोथेरेपी है, मनोचिकित्सा है। तो जैसा मैंने बताया ये आधुनिक काल में इसे साइकोथेरेपी ऐसा बताते हैं, आयुर्वेद में उसे सत्वावजय ऐसा नाम दिया था। ओके सर, ये हर जगह अवेलेबल है सर ये चिकित्सा? कहाँ? हैदराबाद में भी रहेगा आप बोलते हैं? मैं हैदराबाद में रहती हूँ। हाँ, तो हम ऑनलाइन आपको काउंसलिंग और ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे अगर कांटेक्ट करते हैं तो हम ऑनलाइन भी ये शिक्षा दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 एक सेकंड 91 बोलिए सर 46 91 46 36 4940। प्लीज रिपीट 9146364940। करेक्ट। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप ये कैसी चिकित्सा ले सकते हैं मैं वहाँ बता सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद आपने बहुत अच्छे से कवर किया। किसी और का कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ना हैंड रेज है। मैं अगले सत्र के लिए अलका जी साकला को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। एक मिनट, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, एक मिनट। हाँ आप बोलिए। सबको जय जिनेंद्र, नमस्ते। और आज डॉक्टर का जो सारा सेशन तीनों डॉक्टर आज मिलके ये त्रिवेणी संगम था, डॉक्टर सुनीता जी ने शुरू कर दी, गौतम जी ने परिचय भी दिया, और
आज डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद का एक सुंदर विषय, और जो सबके लिए मुझे लगता है बहुत आवश्यक भी है, ये समय की मांग भी है, क्योंकि सबकी मानसिकता कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। और इसका मूल कारण उन्होंने जो बताया वो बहुत सुंदर लगा मुझे। विचार का कारण स्वीकार करना चाहिए, साक्षी भाव से देखना चाहिए, बहुत सुंदर बताया। और ये सत्वावधि चिकित्सा पहली बार ही सुनी मैंने भी आयुर्वेद में। मैंने भी साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है, बीए साइकोलॉजी स्पेशल हूँ, परंतु मुझे पता नहीं था आयुर्वेद में ये चिकित्सा सत्वावधि के नाम से है। तो बहुत सुंदर बताते हुए आत्मा का महत्व भी बताया, इसको प्रेक्षाधन कायोसर में कैसे बताया वो भी बताया है, और विशेष करके इसका सामना करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इतने सुंदर पॉइंट्स उन्होंने बताए। तो सबकी तरफ से एमपी के फिटनेस केंद्र, आनंद योग केंद्र और जितने भी जुड़े हैं, हमारे बहुत उत्साहित श्रावक है यहाँ जुड़े हुए, जो बहुत हंसते रहते हैं, स्माइली रहते हैं, और हर भाव हर जो बात बताते हैं वो दिल से सुनते हैं और प्रश्न भी करते हैं। तो उन सब की तरफ से मैं हमारे यशवंत जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कितनी सहज भाषा में, सहज शब्दों में उन्होंने आयुर्वेद के श्लोकों को एक्सप्लेन करते हुए एक एक चीज खोलते गए और सबको समझ में भी आती गई। तो बहुत अच्छी लगी ये चिकित्सा। डॉक्टर मैम तो हमारे कोऑर्डिनेटर है, और उन्होंने उनके ही दिमाग में इस तरह अच्छे अच्छे नए नए विषय रहते, और इनके साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए। तो मैं चाहती कि हर रविवार ये इसी तरह एक खास विषय लेके एमपी केंद्र में हर एक समय हर एक जगह से हर एक डॉक्टर को जोड़े और हमें लाभान्वित करे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है किसी का हाथ और एक हैंड रेज है हो रहा था, तो कोई पर्सनल प्रश्न हो तो अभी डॉक्टर साहब ने नंबर दिए ही है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल में ग्रुप डिस्कशन में समय जाता है। अगर किसी के कॉमन प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं, समय तो ऑलरेडी हो चुका है। तो सबको मैं निवेदन करती हूँ कि एक बार सब हाथ ऊपर करें, और हमारे जो सर जुड़े हैं तो सर के लिए क्या करेंगे हम सब? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह 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 वाह, बहुत ओम अरहम, बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर। आपका स्वागत, थैंक यू एंड सब कुछ तीनों डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सुमति मैम, गौतम जी सर और यशवंत सर। त्रिवेणी संगम से आज जो हमें उपलब्धि हुई है वो हमें बहुत काम आएगी। इसी के साथ मुझे लगता है हम कार्यक्रम के एंड तक चले, एंड कर दे डॉक्टर साहब? हाँ जी जी मैडम, बिल्कुल। तो सभी हाथ जोड़े एक बार प्रार्थना के लिए, और सभी प्रार्थना करें विश्व में जो भी दुखी है उनको आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, योग हो, प्रेक्षा ध्यान हो और हमारी प्रार्थना हो, सबसे सब अच्छे हो जाए, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और फिर हम अपने आत्मशक्ति जगाने के भी प्रार्थना करेंगे। इसी के लिए हाथ जोड़े, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, शान्ति भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सबको ब्लेसिंग करे, दोनों हाथ ब्लेसिंग की अवस्था में, और सभी स्वस्थ बने, मस्त बने, सबका दिन अच्छा जाए। इसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो आइए ये सारा स्प्रेड करने के बाद फिर नमस्कार करते हुए अपनी शक्ति
लगाने के लिए मेरे साथ सब साथ में बोलेंगे, सभी जानते हैं इसलिए साथ में बोलेंगे। मैं चैतन्य मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन आनंदमय हो, शांतिमय हो। साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। इसी भाव के साथ मंगलमय भावना करते, आज सबका दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। के साथ ओम शांति शांति। और अब कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब अलका जी और डॉक्टर साहबों के आभारी है। पहले हम गुरुदेव के 3 बार करेंगे, पहले उसके बाद में हम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। डॉक्टर साहब के हम बहुत सुंदर ज्ञान दिया, सबके आभारी हैं। यशवंत जी ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, धन्यवाद। और जुड़े हुए सभी को भी हम धन्यवाद देते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। एमटी के क्लास को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे बड़ी बड़ी हस्ती हमसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस और योग कल्याण केंद्र की ओर से मैं यश वेलनकर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। यहाँ पे हम मीटिंग समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब हर टाइम आपको अच्छे ऐसे ही डॉक्टर हमारे लिए लाना है, इतनी कृपा जरूर कराए। ये हमारा क्रम कई दिनों से शुरू है और शुरू रहेगा। तो मिलते हैं अगले ही हफ्ते ऐसे किसी बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम। तो